गुड इवनिंग। ओम श्री गणेशाय नमः। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं नीट टू द पॉइंट। पहला जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स लूंगा मैं, संजय शर्मा सर, साइंस ट्रायंगल सुपर 30 भिलाई। फिजिक्स में जो एग्जाम में जो हम लोग का चैप्टर 1 है वो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो मेन जो ज़्यादा मूव करता है, जो ज़्यादा आने का चांस है, जो नीट 2020 में एग्जाम जो होगा उसको पूछा जाएगा, वो मेन है डायमेंशनल फार्मूला। 4 मेन चीज होता है। एक आपका डायमेंशनल फार्मूला है, दूसरा आपका पीएचजी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक आपका रिलेशनशिप के बारे में कि डिराइव क्वांटिटीज या कोई फिजिकल क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करता है, तो उसका मेन सुटेबल पावर फाइंड करने को आता है, जिसको हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं। और चौथा आपका आता है एरर्स एंड देयर कैलकुलेशन। 4 जो मेन पॉइंट मैंने बोला, पहला पॉइंट डायमेंशन के बारे में, अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थर्ड आपका रिलेशनशिप के बारे में, और फोर्थ आपका है एरर्स एंड कैलकुलेशन। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला में जो सबसे मेन, चाहे वो 11 से लेकर 12 तक जितने भी डायमेंशनल फार्मूला जो बेसिक है और जो एग्जाम ज्यादा पूछे तो वो स्टार्ट यहाँ से होता है। सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में MLTAK पे वर्क करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है वो आपका है MLTAK। MLTAK मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट है, और टेम्परेचर बोलने से क्या हो गई। पॉइंट नंबर 2 एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला एरिया तो वो आपका L² है, वॉल्यूम वो आपका L³ है, और डेंसिटी वो आपका ml-3 है। पॉइंट नंबर 3 मोशन से रिलेटेड जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपका स्पीड के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, अबाउट द मोमेंटम, फोर्स के बारे में, और वर्क एनर्जी। अगर मैंने बोला वेलोसिटी, स्पीड, तो डायमेंशनल फार्मूला आपका LT-1, और अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन तो वो आपका हो गया LT-2। मोमेंटम बोलने से MLT-1 एंड द फोर्स बोलने से MLT-2। और अगर मैं बोलूंगा वर्क एनर्जी तो आपका ml²T-2। डायमेंशनल फार्मूला रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपका किसी भी टाइप का स्पीड वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला आपका LT-1। अगर मैंने आपका बोला एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फार्मूला LT-2। अगर मोमेंटम है तो LT-1, और फोर्स है तो MLT-2, एंड द वर्क एनर्जी के लिए ml²T-2। LT-1, LT-2, MLT-1, MLT-2, ml²T-2। एक बार फिर से बोल लो। LT-1 बोलने से वेलोसिटी, स्पीड। LT-2 बोलने से एक्सेलरेशन। MLT-1 बोलने से मोमेंटम। MLT-2 बोलने से आपका फोर्स, एंड ml²T-2 बोलने से वर्क और एनर्जी। पॉइंट नंबर 3 जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के बारे में आता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इनटू में m1 इंटू m2 अपॉन में r²। अगर हम लोग यहाँ से कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, फार्मूला ये है, जितने भी डायमेंशनल फार्मूले होते हैं वो किसी न किसी सूटेबल फार्मूले से ही निकाले जाते हैं। अगर हम लोग कैपिटल G को निकालते हैं तो उसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आप सॉल्व करोगे m-1 L³ T-2 आएगा। m-1 L³ जो कि आपका निकाला गया है कहां से, इसी फॉर्मूले से। कैपिटल G इक्वल टू FR² होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 लिखेंगे, इनटू में L² करेंगे, नीचे में m² होगा तो एक m कैंसिल होगा और नीचे में एक m बचेगा, वो m ऊपर जाएगा तो m-1 होगा, और L इंटू L² मिलके L³ होगा, बाकी आपका T-2। तो G का एग्जाम में जाने के बाद में किसी भी डायमेंशनल फार्मूले को हम लोग को डिराइव नहीं करना है, हम लोग को मेमोरी में पता होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, जिससे हम तुरंत उसको यूज कर पाए। तो कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला बोलिए m-1 L³ T-2। पॉइंट नंबर 4
जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक फार्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला आपका m l - 1 t - 1 होता है। क्या होता है? m l - 1 t - 1, जो कि कहां से निकाला गया है? तो एक फार्मूला होता है विस्कोस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा rv से निकाला गया है। ये फार्मूला आपका 6 पाई ईटा rv। अगर यहाँ पे हम लोग 6 पाई की बात करेंगे तो 6 पाई आपका डायमेंशनल लेस है, तो 6 पाई को छोड़ देंगे, ईटा इक्वल टू f अपॉन rv लेंगे, f अपॉन rv लेंगे तो f का डायमेंशनल फार्मूला ml t - 2 लिखेंगे, r को l लिखेंगे, v को lt - 1 लिखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ml - 1 t - 1। एग्जाम में अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए m - 1 l क्यूब t - 2, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए m l - 1 t - 1। नेक्स्ट, हम लोग को जो ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे AT, जो कि फार्मूला I इक्वल टू Q बाई T से निकाला गया है। जो कहां से निकाला गया फार्मूला? I इक्वल टू Q बाई T से। ये आपका फार्मूला है। तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा? IT। AT लिखा हुआ है IT। अगर Q निकालेंगे तो IT, I फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, एक फार्मूला F इक्वल टू QE से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? F इक्वल टू QE, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कहां से फाइंड करेंगे? F इक्वल टू QE से। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा? F बाई Q। F जो कि लिखा हुआ है, थोड़ा मेमोरी को साफ करते हैं कि हम लोग सुन के काम करेंगे। अगर F इक्वल टू QE है तो E इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन Q। F लिखा हुआ है आपका mlt - 2, क्योंकि कोई फोर्स चाहे किसी भी टाइप का हो, फार्मूला आपका mlt - 2 हो गया, और अपॉन Q बोलने से क्या हो गया? AT, ये और ये, इसमें mlt - 3 a - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? mlt - 3 a - 1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो गया है mlt - 3, m ये था ना mlt - 2 अपॉन AT लिखा था मैंने, a ऊपर गया तो a - 1 और t + 1 ऊपर जाके हो गया -1, तो आपका हो गया mlt - 3 a - 1 हो गया, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हुआ। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला AT, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो कि F बाई Q से। F इक्वल टू QE, तो E इक्वल टू F अपॉन Q से। F को मैंने QAT से डिवाइड कर दिया है, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला E इंटू S, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। आपको फोकस किस पे करना है? बार बार वीडियो को देखकर बार बार फॉर्मूले को सुनो, मेमोरी में वो सेट हो जाएगा। परमानेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मतलब बार बार प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? जो आपको ऊपर लिखा हुआ है mlt - 3 a - 1, और सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? l²। देखो चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ L में आ रहा है, तो L का टाइम पावर कितना हो गया? L³ हो गया। तो ये आपका हो गया ml³, ये आपका हो गया ml³ हो गया, t - 3 हो गया आपका a - 1 हो गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो निकालने के लिए कुछ भी करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस यानी कि लेंथ से इंटू कर देना है। एक ट्रिक होता है, हर चीज ट्रिक होता है, जितना ट्रिक पता रहेगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मेमोरी को साफ करना इसका मेन काम है। आज का कोई भी एग्जाम बिल्कुल विद द टाइम होता है, 3 आवर्स में तीनों सब्जेक्ट करना है, तो वहां पे जाने के बाद जो मेमोरी में क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मूले रहते हैं, वो ज्यादा करना है, और कोशिश करना है कि पढ़ते समय, प्रैक्टिस करते समय वो फॉर्मूला माइंड पे सेट हो जाए। V इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अब चेंज किस में आ रहा है चेक करो, यहाँ पे चेंज केवल लेंथ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, उसमें लेंथ से इनटू कर दो तो क्या हो गया आपका ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें ml t माइनस 3 a माइनस 1 में l का मल्टीप्लाई हो गया तो आपको क्या मिला ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। अब हम निकालेंगे एक फॉर्मूला हमारा q इक्वल टू सी, क्या फॉर्मूला बोलो मैंने, q इक्वल टू cv। तो q इक्वल टू cv में अब c निकालेंगे, यानी मेन फॉर्मूला आपका q इक्वल टू cv। q इलेक्ट्रिक चार्ज, c कैपेसिटेंस, v पोटेंशियल डिफरेंस। तो c इक्वल टू क्या मिला आपको, तो c इक्वल टू मिला आपको q बाई v मिला। c इक्वल टू q बाई v में q का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 है एंड v का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका ml स्क्वायर, क्या लिखा बोलिए, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 लिखा हुआ है। c का डायमेंशनल फॉर्मूला m माइनस 1 हो जाएगा, l m माइनस 1 हो जाएगा, l माइनस 2 हो जाएगा, t 4 हो जाएगा और a माइनस 2 हो जाएगा। t कितना हो गया 4 और a आपका हो गया सॉरी प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब m कितना हो गया माइनस 1, l कितना हो गया माइनस 2, t हो गया 4, a हो गया 2। देखिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखेंगे वो ध्यान रखिए, mLTA, इलेक्ट्रिसिटी में mLTA का यूज होना ही होना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में मालूम तो है कि mLTA, तो mLTA लिख लो पहले और सुटेबल पावर को याद करो। सुटेबल पावर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 -2 4 2, ये इसका ट्रिक है। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, -1 -2 4 2। क्या बोला मैंने, -1 आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलो, -1 -2 4 2, ऐसा क्या होगा टंग पे आपके सेट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला -1 -2 4 2। ये पूरा लाइन से चल रहा है और लाइन से ही पढ़ना है। अगर हमको कैपेसिटेंस C का एक फॉर्मूला होता है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। C कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A परमिटिविटी, A एरिया और D मतलब डिस्टेंस। अगर हम लोग यहां से एप्सिलॉन नॉट निकाल लें, क्या निकाल लें, एप्सिलॉन नॉट, तो आपका एरिया, यहाँ पे A का मतलब एरिया और एरिया बोलने से क्या है आपका L स्क्वायर है। मैं इसको यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट एरिया बोलने से हो गया आपका L स्क्वायर और डिस्टेंस बोलने से हो गया L हो गया, डिस्टेंस आपका L। एक L क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। अगर एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दो L से। -1 पहले भी था M में, सिर्फ L से डिवाइड होगा तो L ऊपर जाके एक और माइनस बढ़ाएगा -3। तो एप्सिलॉन नॉट का भी आपका ट्रिक है, आप क्या करो mLTA लिख लो। कैपेसिटेंस कैसे बोलना, -1 -2 4 2, इसको बोलना आप लोग -1 -3 4 2। कैपेसिटेंस क्या बोलोगे, -1 -2 4 2 और आपका एप्सिलॉन नॉट क्या बोलोगे, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या बोलोगे आप, -1 -3 4 2। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला -1 -2 4 2 और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट में -1 -3 4 2 और कैपेसिटेंस में -1 -2 4 2। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि हम लोग का ओम्स लॉ V अपॉन I से निकाल लेंगे। V वही पोटेंशियल डिफरेंस है, V का आपको मालूम है सिर्फ I A से डिवाइड होगा, अगर A से डिवाइड होगा तो A -2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम से माइंड पे सेट कर लो, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 3 और a क्या हो जाएगा -2 क्योंकि डिवाइड में एम्पियर है, ये जो I लिखा है ना वो I का मतलब है करंट। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। अभी हमको कैपेसिटेंस मालूम हो गया, अब हमको रेजिस्टेंस मालूम हो गया। इसके बाद में हम लोग आ रहे हैं नंबर 12, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस
एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, जो कॉइल होता है कॉइल के फॉर्म में उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के एकदम क्लोज है। यहाँ पे ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 लिखा था रेजिस्टेंस में, इसमें t माइनस 3 को t माइनस 2 कर दो तो क्या हो गया बोलो आपका, तो ये आपका हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके क्लोज है, r के क्लोज है। अब आप चेक करो यहाँ पे एक फ्रेंडशिप चेक करो, कैपेसिटेंस एंड परमिटिविटी, कैपेसिटेंस -1 -2 4 दो और परमिटिविटी का -1 -3 4 दो। रेजिस्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस वेरी क्लोज है, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 और यहाँ पे ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। नंबर 13, अब हम लोग आते हैं, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ही आपका इफेक्ट है मैग्नेटिज्म, हम लोग बोलते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग आते हैं एक फॉर्मूला जो कि F इक्वल टू mb। अब यहाँ पे जैसे ये था ना F इक्वल टू QE, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। F इक्वल टू QE इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था और F इक्वल टू mb मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहाँ पे m का मतलब मास नहीं है, मीटर नहीं है, यहाँ m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ। क्या है, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे m फॉर क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ। क्या है, m फॉर पोल स्ट्रेंथ। यहाँ से b निकाल लेते हैं हम लोग, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, mlt माइनस 2। अब क्वेश्चन था ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 होता है, वैसे आपका पोल स्ट्रेंथ का AL होता है। चलो फिर से एक बार बोलते हैं, 80 आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए था, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए था, जबकि AL डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए है, पोल स्ट्रेंथ के लिए। 80 एम्पियर इनटू टाइम किसके लिए था, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। एम्पियर इनटू लेंथ वो तुम्हारा किसके लिए बोलो, पोल स्ट्रेंथ, जो कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस L कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड B जैसे था ना इलेक्ट्रिक फील्ड E, वैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड B है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो गया mt माइनस 2 a माइनस 1। mt माइनस 2 a माइनस 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कुछ इसी सीक्वेंस में डायमेंशनल फॉर्मूला है और माइंड पे ही रखना है और छोटा छोटा एप्लीकेशन को चेक करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मालूम हो गया 80, L स्क्वायर बोलने से यहां से एक बार चेक कर लेते हैं पॉइंट को। M मास है, L लेंथ है, T टाइम है, A एम्पियर है, A क्या है एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, K केल्विन टेम्परेचर है। L स्क्वायर एरिया, L क्यूब वॉल्यूम, ml माइनस 3 डेंसिटी, LT माइनस 1 वेलोसिटी, LT माइनस 2 एक्सेलरेशन, mlt माइनस 1 मोमेंटम, mlt माइनस 2 फोर्स, ml स्क्वायर T माइनस 2 वर्क और एनर्जी। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m L माइनस 1 T माइनस 2। सुटेबल फॉर्मूला लिखा हुआ है 6 pi eta RV, 6 pi dimensionless mathematical quantity has no dimension। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, कैपेसिटेंस निकाला, परमिटिविटी निकाले, रेजिस्टेंस, ये LS, यहाँ पे L का मतलब लेंथ नहीं है, यहाँ पे LS क्यों लिख दिया जानबूझ के मैं, ताकि आप लोग समझ सको ये सेल्फ इंडक्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में ये सेल्फ इंडक्टेंस है। B का मतलब आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि स्मॉल m का मतलब क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आपका, AL होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के कुछ पॉइंट को चेक करते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि E बाई B किसके इक्वल है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि E बाई B का वैल्यू क्या होगा। अगर बच्चे को पता है तो तुरंत बोल देगा LT माइनस 1। देखो मैंने तुरंत क्या बोल दिया, LT माइनस 1, क्योंकि E बाई B वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपका जो E बाई B होता है वो वेलोसिटी ऑफ, ये टॉपिक जो है साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, साइक्लोट्रॉन जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को। वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट। तो जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, क्योंकि उसको एक्सेलरेट करने के लिए जब उसका हम लोग एपर्टस
हम लोग उसका सिस्टम को सेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में है फील्ड भी होता है। स्टडी में कैलकुलेशन में डेरिवेशन ये बताता है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। E बाई बी क्या लिखा मैंने? LT-1। चेक कर लेते एक बार। E आपका लिखा हुआ है और ये आपका B लिखा हुआ है। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो m कैंसिल होगा। आप लोग मेरे उंगली को चेक करो, ये m कैंसिल होगा, सिर्फ L बचेगा। a-1 भी कैंसिल होगा, t-3 यहाँ t-2 है तो -2 शिफ्ट किस में हो गया ऊपर? +2 में, तो -3 + 2 -1 बचेगा। इसका मतलब है कि अगर हमको एग्जाम में हम बैठे और हमको E बाई बी मालूम है कि LT-1 है तो टाइम बचत हो गया, क्योंकि हम लोगों को जितना टाइम सेव करना है, और सेव हम तभी कर सकते हैं जबकि हम प्रैक्टिस करते समय हम लोग पूरी तरह से मेमोरी को साफ करें। और कुछ मत करो, याद मत करो, प्रैक्टिस मतलब होता बार बार वीडियो को देखो, बार बार उसको बोलने की कोशिश करो। वो एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के डरमती हो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। E बाई बी किसके इक्वल हो गया? LT-1। वैसे ही अगर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या पढ़ते हैं बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें एक आता है 1/√μ0 into ε0। अब यहां पे μ0 एक एक्स्ट्रा आ गया, ε0 क्या है? वो तो परमिटिविटी है। अब μ0 क्या है हम लोग के लिए? तो वो आपका परमियाबिलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम का जो बिहेवियर है, एक मीडियम का जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका नेचर परमिटिविटी कहलाता है। और मीडियम का बिहेवियर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी। ε0 परमिटिविटी -1 -3 4 2 -1 -3 4 2। लेकिन अब बचा कौन सा बोलो? μ0। अब μ0 कहां से निकालेंगे? तो μ0 निकालने के लिए हम लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का हेल्प। किसका हेल्प लेंगे हम लोग μ0 निकालने के लिए? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड का होता है, वो आपका होता है μ0 n²A/L होता है। सेल्फ इंडक्टेंस हमको मालूम है ml² t-2 a-2। μ0 हम निकालना चाहते हैं, n नंबर ऑफ टर्म है। n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्म है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, राइट है, कोई डायमेंशनल लेस वर्ड है। n² क्या होगा? यहाँ पे n² का डायमेंशन नहीं होगा। एरिया बोलने से l² और l बोलने से l, ये एरिया बोलने से l² और लेंथ बोलने से l। एक l क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब है इसमें एक l से डिवाइड कर दो, तो μ0 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m, एक l कम कर दो, कितना l? क्योंकि हम लोग μ0 निकालेंगे, एक l डिवाइड होगा, तो ml(t-2 a-2) क्या होगा? एक l बोलो, सेम बोलो जैसा लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें एक l कम कर दो। थोड़ा दिमाग को ना ट्रिक से यूज करना कि किसका रिलेशन किसके क्लोज जा रहा है। जैसे हम लोग पहले रेजिस्टेंस लिखे थे ml² t-3 a-2। अब t-3 क्या बन गया? t-2। जब हम लोग μ0 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बोलो? μ0, तब सेल्फ इंडक्टेंस में एक l को कम कर दो, तो क्या बचा? ml(t-2 a-2)। ml(t-2 a-2) बचा, क्या बचा बोलो? ml(t-2 a-2)। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला पोर्शन उसके लिए। 1/√μ0 into ε0। अगर हम लोग μ0 ε0 को इंटू करके देखें, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, ये भी LT-1 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल 1/√μ0 ε0। ये भी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसका वेलोसिटी वो भी 1/√μ0 ε0। किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप कैलकुलेट करके देखो μ0 को ε0 से इंटू करो, किसको बोला मैंने? μ0 को इंटू किससे करो? ये देखो ε0 दोनों लिखे आसपास, m-1 कैंसिल, t-2 t4 क्या बचेगा? आप इंटू करो, a-2 कैंसिल, m और a तो हट गया,
सिर्फ बचा क्या, L क्या है आपका -3, यहाँ पे एक L है तो L -2 बचेगा। क्या बचेगा बोलो आपका L -2। T4 है, T -2 है तो क्या बचेगा आपका ये T²। डिवाइड में है ना, L -2 ऊपर जाएगा तो L+2 और रूट कैंसिल होके L बचेगा। वैसे आपका T² जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होके T बचेगा। तो T क्या हो गया आपका -1, -2 से +2 हो गया तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके L बचा, और 2 से क्या हो गया आपका -2 स्क्वायर रूट से वो -1। इसका मतलब है माइंड पे सेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड E/B LT-1, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो भी LT-1, और आपका 1/√μ0 into ε0 भी आपका LT-1। नंबर 17 हम बात कर रहे हैं LCR सर्किट की बात कर रहे हैं। पूरे LCR सर्किट में जो भी आपका LCR सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें 3 टाइम कांस्टेंट है। कितना बोला मैंने, देयर आर 3 टाइप ऑफ टाइम कांस्टेंट। उसमें 3 कैलकुलेशन है और तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम के इक्वल है, इसलिए उसका नाम है टाइम कांस्टेंट। वो टाइम कांस्टेंट क्या क्या है चेक करते हैं। अगर मैं R को C से इंटू करूं तो ये आपका टाइम कांस्टेंट है। अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं, ये भी आपका टाइम कांस्टेंट है। और अगर रूट के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये भी आपका टाइम कांस्टेंट है। अब चेक करते हैं हम लोग हैं। नंबर फर्स्ट मैंने RC लिखा, अब R और C को इंटू कर देखते हैं। लिखा ना RC, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, किधर गया ये R है, और कहां गया C, ये आपका C कैपेसिटेंस है। अगर मैं R को C से इंटू करूं तो M-1 कैंसिल होगा, L का 2 L का -2 कैंसिल, पहले एम्पियर देख लो, A का 2 A का -2 कैंसिल, बचा कितना 4 -3, क्या हुआ 1। टाइम की पावर कितना बचा 1, मतलब RC का कैलकुलेशन किसके इक्वल है, टाइम कांस्टेंट T के इक्वल है। फिर मैंने बोला सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, फिर मैंने बोला सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। आप तो चेक करो, सेल्फ इंडक्टेंस लिखा हुआ है कहीं पर, ये लिखा है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड करके देखो। अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन लेते हैं, M से M क्या हो गया कैंसिल हो गया, L² क्या हो गया कैंसिल हो गया, A-2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमने L को ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस वाले L को, तो T-2 और नीचे T-3, ऊपर क्या हो गया वो भी T हो गया। अब रूट ओवर LC चेक करते हैं। LC मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है और ये आपका कैपेसिटेंस है। इनटू करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के लिए अंदर T² आना चाहिए, चेक करो, M-1 M से कैंसिल हो गया, L-2 L+2 से कैंसिल हो गया, A2 A-2 से कैंसिल, यहां कितना है T⁻⁴ है, वहां कितना है T-2 है, 4 - 2 क्या बचा T² बचा, क्या बचा T², और T² का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वो कैंसिल हो गया, वो भी क्या बच गया बोलो T बच गया। एक क्वेश्चन समझो इसको, एक्चुअली में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते समय हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को बोलेंगे और उसमें से एक भी फंस गया तो हमारे काम आएगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस बता रहा है कि इस साल हम लोग को जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 4 चीज मेन है। एक डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, दूसरा मैंने बोला था PSG प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, एक रिलेशनशिप, लेकिन इनका बेसिक जो संबंध है डायमेंशनल फॉर्मूला से ही है, डायमेंशनल मेन है इसमें। तो पहला क्या बोला मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम स्टडी कर रहे हैं, दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने PSG प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तीसरा वर्ड क्या है वो आपका रिलेशनशिप है, किसी भी क्वांटिटी को हम किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड करके उसका रिलेशन फाइंड करेंगे सुटेबल फॉर्मूले से, सुटेबल पावर के द्वारा, और चौथा मैंने बोला एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर, एरर का कैलकुलेशन करना है कि कितना एरर है, कितना परसेंट का एरर है। चलिए आज का लेक्चर पहले पूरा करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि L/RCV का वैल्यू, क्या पूछा L/RC, यहाँ पे L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है, लेंथ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी मैं बोलूंगा LCR, L फॉर सेल्फ इंडक्टेंस,
C for capacitance and R for resistance. L by R और ये आपका हो गया C. अब एक कॉमन बच्चा हो सकता है इसको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो सॉल्व नहीं कर पाएगा. मैं बोलता हूँ मालूम भी है रखिएगा, टाइम वेस्ट होगा. लेकिन एक बच्चा जो प्रैक्टिस करते समय वीडियो लेक्चर को ध्यान दे रहा है कि ट्रिक कैसे को बोलते हैं. मैं आपको 40-50 दिन आपके साथ, जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं होता है, मैं आपके साथ रहूंगा. मैं आपको फिजिक्स में ट्रिक यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिक यूज करने से हमारा टाइम सेव होगा. क्योंकि कंपटीशन में टाइम लिमिटेड होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, और वैसे भी बायोलॉजी के स्टूडेंट का ज्यादा स्ट्रगल फिजिक्स के साथ रहता है विद द फिजिक्स. एक बच्चा थोड़ा ट्रिक यूज करेगा तो L by R आपको दिख रहा है, ये L by R, ये L by R किसके इक्वल हो गया? चेक करो भैया, L by R किसके इक्वल है? वही L, सेल्फ इंडक्टेंस वाला L, वही सेल्फ इंडक्टेंस. L by R किसके इक्वल है? वो T के इक्वल है. मैंने T लिख दिया अपॉन CV, लिखा था कहीं पे CV किसके इक्वल है? Q, और Q किसके इक्वल है? AT. इसका मतलब क्या हो गया बोलो? ये AT. T से T क्या हो गया? कैंसल हो गया. तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला? A माइनस 1. तो 1 मिनट के अंदर में आपका क्या हो गया बोलो? सॉल्व हो गया. 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. और अगर मान लो कि हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 घंटे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन भी फिजिक्स में, तब भी आपको 3 मिनट मिल रहा है. 20 इंटू 3 कितना हुआ? 60 मिनट. देखो बच्चों याद रखो, ये जो मैंने आज क्लास स्टार्ट किया हुआ है ये डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड था. ऐसे मैं कल क्लास लूंगा और उसके बाद में डाउट को मैं आपसे कॉलिंग करके, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, नेट की फैसिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है गांव के साइड में, इसलिए मैं टाइम दे दूंगा, आप उस टाइम पर मुझसे कॉलिंग कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग ड्यू के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग स्काइप के थ्रू, जैसा भी हो पाएगा. कुछ और भी हम लोग देख लें लेटेस्ट, कुछ अपडेट आ जाए तरीका लाइव का, उस पर भी काम करेंगे. लेकिन जो वीडियो लेक्चर बोल रहा हूँ मैं, वो तो आप तक पहुंच जा रहा है. मैं आपको व्हाट्सएप से लिंक कर दूंगा. आप व्हाट्सएप जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे, नीला कलर का, ब्लू कलर का लिंक होगा, जैसे ही ओपन करोगे आपको मेरा ये लेक्चर आपको मिलेगा. आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है, और जब एक बार तुम पहले सुन लो, फिर सेकंड समय उसको राइटिंग करते जाओ. फिर से सुनो, राइटिंग करो. पहले ध्यान से लेक्चर को सुनो. जितनी बार सुनोगे वो परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा. ओके बेटा, थैंक यू.